लोग जो क्लास आधा खत्म किए, मीन्स फर्स्ट पार्ट द लिविंग वर्ल्ड का, उसका अभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो लोग डायरेक्ट इस क्लास में आ गए हो उन लोगों में बता रही हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जरूर क्लास को पहले कवर कीजिए। क्लास नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करके या क्वेश्चन वाले क्लास में रह के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो क्लास करके आओ, फिर ये क्वेश्चन वाला सॉल्व करना। और जो क्लास कर चुके हो, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको इधर दिखेगा, ठीक है, तो आप देखिए और आंसर मुझे बताइए। कुछ होमवर्क भी मैं दूंगी तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन जो है वो है ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर ए इज फ्रॉम आउटसाइड, बी इज फ्रॉम इनसाइड, सी बोथ ए एंड बी, डी डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। तो आपको याद होगा मैं पढ़ाई थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ क्या होता है, इनसाइड में होता है ना, इनसाइड से होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इज फ्रॉम इनसाइड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वो है ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम इनसाइड, सी नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, डी some living organism does not exhibit the process of reproduction। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ो बेटा। क्वेश्चन में क्या है, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, आपको याद होगा कि मैं पढ़ाई थी कि ग्रोथ को स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं लिया जाता। क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स का भी ग्रोथ होता है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, ठीक है। आई बात समझ में, डाउट नहीं है ना, डाउट रहने से आप लोग जाइए क्लास फिर से और एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, आपके स्क्रीन में है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ए द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, बी प्लांट ग्रो ओनली अप टू ए सर्टेन एज, सी ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, डी ऑल ऑफ दिस। कौन सा होगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़े और उसके बाद आंसर दें। कौन सा होगा, सोचिए जल्दी जल्दी, कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा होगा। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको बताना है। स्टेटमेंट है द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड। हर जगह वही क्वेश्चन आ रहा है, इसका भी सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सेल्फ रेप्लिकेशन, ए बी इवोल्यूशन, सी सेल्फ रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कौन सा होगा, सोचिए, डी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। कौन सा होगा। जब ऑल ऑफ दिस वाला क्वेश्चन रहेगा बेटा, एक चीज ध्यान रखना, अगर एक से ज्यादा और एक ऑप्शन अगर आपको लगेगा कि ये सही हो सकता है यार ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दिस में बिना देखे टिक मार्क दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, बताइए कौन सा वाला सही होगा। शायद आप लोग समझ गए हो, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, सारा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गन्स आर, ए प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स, बी ड्यू टू डिफरेंट सेल्स इन देम, सी ड्यू टू देयर सिमिलर ऑरिजिन, डी ए रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमोंग द कॉन्स्टिट्यूएंट टिश्यू। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने बताया था कि सेल्स एक साथ मिलकर टिश्यू बनाता है ना। ये आप जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करोगे तब और ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी, लेकिन फिर भी अभी ये क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप सोचिए और इसका आंसर मुझे बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गन्स आर ए रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन अमोंग द कंस्टिट्यूएंट टिश्यू, ठीक है ना। सेल्स अपने अंदर और टिश्यू अपने अंदर इंटरैक्ट करते हैं, एक जैसा बिहेव करते हैं और ऑर्गन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 2 components of binomial nomenclature are, A बहुत आसान है, जेनेरिक नेम, बी स्पेसिफिक नेम, सी बोथ ए एंड डी, डी सब स्पेसिस। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में बेटा आपको पता है कि जेनेरिक प्लस स्पेसिफिक नेम दोनों नेम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी, ओके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7।
इन मैग्निफेरा इंडिका लिन स्टैंड फॉर ए लैटिन, बी लोअर ऑर्गेनिज्म, सी लिनियस, डी लैमर। देखिए बेटा, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण जो साइंटिस्ट करता है ना, उस साइंटिस्ट का पहला नाम का कुछ पहला अक्षर उस साइंटिफिक नेम के बाद में दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आपका जो नाम है, साइंटिफिक नेम है, इसको प्रपोज किए थे लिनियस, तो वहां पे लिन लिखा हो रहा था। ये वाला चीज मैं वहां पे नहीं बताई हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा सी, लिनियस। लिन स्टैंड फॉर लिनियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिए। मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज रिक्वायर knowledge of external and internal structure, knowledge of structure of cell, knowledge development process and ecological information of organism, all of them। अच्छे से सोचिए बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और सोचिए कौन सा आंसर सही होगा। देखिए, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या जानते हैं कि इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी रहना जरूरी है, एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स में स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी आ जाता है कि नहीं। तो आंसर कौन सा होगा? ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following term include all other terms? which of the following मतलब एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर बाकी सारा टर्म आ जाता है। ए क्लासिफिकेशन, बी नॉमेनक्लेचर, सी टैक्सोनॉमी, डी सिस्टमैटिक्स। इसको मैं बहुत अच्छे से बताई हूँ, बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। बहुत आसान है बेटा, देखते हो कितने लोगों को आता है, ठीक है। चलिए, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। क्वेश्चन नंबर 9 याद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, Linnaeus evolved a system of nomenclature called trinomial, vernacular, C binomial, D polynomial। वर्नाकुलर का मतलब मैं बता दूं, वर्नाकुलर मतलब जो लोकल नेम है उसको बोला जाता है वर्नाकुलर। तो लिनियस इसमें से कौन सा नॉमेनक्लेचर का फाउंडर थे? आप लोगों को पता है, फिर भी आंसर सी, ओके, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कवर। क्वेश्चन नंबर 11, a group of plants or animals with similar traits of any rank is। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या बोलते हैं पता नहीं, आप लोगों में कुछ लोग सोच रहे हो स्पीसीज, है ना, क्योंकि लिखा है कि ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स। सोचो यहाँ पे लिखा है, लास्ट वाला अच्छे से पढ़ो, ऑफ एनी रैंक। अगर टैक्सोनॉमी कैटेगरी में कोई भी रैंक के बारे में बात करेंगे तो उसका आंसर होगा टैक्सन। टैक्सोनॉमी कैटेगरी में कोई भी रैंक को बोला जाता है टैक्सा और टैक्सन, ठीक है। अगर आपको बोलता है कि सबसे छोटा कैटेगरी है, सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है और वहां पे ज्यादातर सिमिलरिटीज है, तो वो होगा स्पीसीज। लेकिन कोई भी क्वेश्चन क्या है, सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज, तो वो होगा टैक्सन। तो आंसर होगा डी, ठीक है। ये हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज। ये तो बहुत आसान है ना मैम, ये तो यही होगा स्पीसीज, है ना। बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी मैं तो लिखा भी दी थी वहां पे कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी इज स्पीसीज, ठीक है। तो ये हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। नंबर 13, द ब्रांच कनेक्टेड विथ कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इज। सोचो, क्या इकोलॉजी होगा? नहीं, इकोलॉजी इकोसिस्टम से आता है, ठीक है ना। तो मॉर्फोलॉजी ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। तो एक बच जाता है यहाँ पे जो कि आप जानते हो, यूजेनिक्स तो नहीं जानते हो। तो टैक्सोनॉमी हम लोग क्या पढ़े थे कि टैक्सोनॉमी के अंदर कोई भी चीज का आइडेंटिफिकेशन होती है, नॉमेनक्लेचर भी उसके अंदर आता है और उसके बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है कि कौन से कैटेगरी में उसको डाला जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टैक्सोनॉमी, ओके। तो हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। अच्छे से देखना, जीनस एंड स्पीसीज मे बी ऑफ सेम नेम, बोथ द इनिशियल लेटर इन जीनस एंड स्पीसीज इज कैपिटल, जीनस इज रिटेन आफ्टर द स्पीसीज। कौन सा चीज सही होगा? सोचो सोचो, अच्छे से सोचो। लास्ट वाला तो 2 नहीं होगा, तो कौन सा चीज सही होगा? सोच के बताओ
जल्दी मत करना, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जल्दी मत करना, अच्छे से देखो क्वेश्चन को और फिर आंसर दो, ठीक है। सोचो, देखो यहाँ पे दो चीज में आपको क्या गड़बड़ी लग सकती है। पहला जो ऑप्शन है वो है बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये तो होता ही है। नेक्स्ट, जीनस एंड स्पीसीज मे बी ऑफ सेम नेम, जीनस स्पीसीज सेम नेम का भी हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। तो इसमें ज्यादा सही आपको कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए, बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, as we go from higher species to kingdom, as we go from higher species to kingdom, the number of common characteristic goes on dash, increasing, decreasing, remains none of this। आप फिर से बता रही हूँ, अगर जो लोग बिना क्लास करके आए तो प्लीज क्लास करो, क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रही थी कि अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, मतलब स्पीसीज टू किंगडम, तो धीरे धीरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिक्रीज होने लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, वेरी गुड, आप लोग कर पा रहे हो, मुझे पता है। 15 नंबर ओवर। नाउ 16 क्वेश्चन इज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय लैमर्क, अर्नेस्ट मेयन, कार्लोस लिनियस एंड डार्विन। बहुत आसान है ना। इसका भी क्वेश्चन नंबर 16, आई थिंक 16 का भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं देख भी लूं कि कितना आप कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म टैक्सन इज यूज्ड फॉर द रैंक ऑफ स्पीसीज एंड जीनस, अच्छे से सुनना। बी, द रैंक अप टू फाइलम। सी, द स्पीसीज एपिथेट ओनली। डी, एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। कुछ ही देर पहले मैंने बताया कि टैक्सन और टैक्सा किसको बोला जाता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी रैंक हो, उसको बोला जाता है टैक्सन। सो कौन सा ऑप्शन होगा? समझ गए हो? ऑप्शन नंबर डी, एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 इज ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अच्छे से देखिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब ऑप्शन देखिए और याद कीजिए जो मैं एब्रिविएशन लिखाई थी कि किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, और इसका भी आंसर आप मुझे करके भेजोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। याद रहेगी, मेरे पास आना चाहिए कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन नंबर 18 का। सो 9 दिया, 15 दिया और 18 दिया, 3 क्वेश्चन दिया। आपका काम है क्वेश्चन नंबर के बगल में ऑप्शन लिख के मुझे भेजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच बायोलॉजिकल नेम इज रॉन्गली रिटेन। बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम कैसे लिखा जाता है, सारा जो रूल है, रूल को धीरे धीरे देखो और ऑप्शन को देखो। पहला ऑप्शन एपिस इंडिका, बी फेलिस डोमेस्टिका, बी है ट्रिटिकम एस्टिवम, सी है फेलिस डोमेस्टिका, डी है मैग्निफेरा इंडिका। अब बेटा इसमें से कौन सा नाम गलत तरीके से लिखा हुआ है? ध्यान से देखो, क्या इसमें जीनस नेम और स्पीसीज नेम जिस लेटर में होना चाहिए, क्या सब में वही लेटर है? क्या अगर ये प्रिंटेड है तो क्या इटैलिक में है? ठीक है, क्या 3 लेटर से कम है या 20 लेटर से 12 लेटर से ज्यादा है? देखिए यहाँ पे एक चीज आपको नजर आएगी, वो ऑप्शन नंबर डी में जो है मैग्निफेरा जो इंडिका है, वहां पे स्पीसीज का नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, वो कैपिटल लेटर से है। तो ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। सो हो गया 19 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 20, और ज्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन है। चलिए, तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन है द डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरी इज कॉल्ड। सोचिए क्या मैं बताई थी? ए क्लासिफिकेशन, बी टैक्सोनॉमी, सी हायरार्की, डी की। सोचिए, बता रहे होगे आप लोग, दैट इज हायरार्की, है ना। कि डिसेंडिंग अरेंजमेंट, कैटेगरी का अगर डिसेंडिंग अरेंजमेंट हो रहा है, मतलब बड़े से छोटा, किंगडम टू स्पीसीज, दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, सो 20 नंबर हो गया। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन द ऑर्डर इज प्रेजेंट बिटवीन फैमिली एंड जीनस, फाइलम एंड किंगडम, फैमिली एंड क्लास, फैमिली एंड स्पीसीज। फिर से गिनिए, मतलब फिर से वो एब्रिविएशन सोचिए। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप मीन्स बिटवीन फैमिली एंड क्लास। सो ऑप्शन नंबर सी, गुड। मुझे पता है कि आप लोग बोल पा रहे हो, आप लोग समझ पा रहे हो।
ठीक है ना। चलिए, जो आपको याद है मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन में भी गलत है। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, ICBN स्टैंड फॉर, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि ICBN का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको क्या दिखेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी फॉर दिया हुआ है। अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में ऐसा है तो वहां पे आप ऑफ ढूंढिएगा नहीं, और क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, और नहीं तो फॉर वाला ऑप्शन में टिक कर दीजिए। जैसे इसका क्या होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये गलत है, ऑफ होता है, फॉर नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ICBN हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन नंबर, तो ये तो क्वेश्चन नहीं है, ये प्रोसेस है कि आपको क्या करना है। असर्शन रीजनिंग का जो क्वेश्चन है बेटा वो आपके एडवांस लेवल पे आता है। वहां पे 4 ऑप्शन आते हैं। जैसे देखिए, ए नंबर ऑप्शन है इफ, ए तभी आपको लगाना है, ए ऑप्शन पे टिक करना है जब इफ द assertion and the reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion। मतलब जो दो स्टेटमेंट है, assertion reasoning दोनों सही है, और जो रीजनिंग है वो assertion का एकदम सही एक्सप्लेनेशन है, तब आपको ए वाला ऑप्शन टिक करना है। बी, if both the assertion and reason are true but the reason is not a correct explanation of that assertion। तो ये वाला क्या है कि दोनों सही है, लेकिन रीजनिंग में जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन में जो लाइन है, स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से सही एक्सप्लेनेशन और सही रीजन ना हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपको देना है। सी, इफ द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, असर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है, ठीक है। डी, इफ असर्शन रीजन बोथ आर फॉल्स। तो ये 4 ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलना नहीं। ए में क्या होगा, फिर से बता दे रही हूँ, असर्शन रीजन दोनों ट्रू होगा, रीजन सही एक्सप्लेनेशन होगा फॉर असर्शन, ठीक है। बी में क्या होगा, असर्शन रीजन दोनों ट्रू होगा लेकिन रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं होगा असर्शन का। सी क्या होगा, असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। डी क्या होगा, असर्शन रीजन दोनों फॉल्स है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, assertion है systematics is an important branch of biology, ये सही है। Systematic name the organism and divides into groups and subgroups according to the set rules to make their study easy। सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी तो नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स तो नहीं है बेटा, ये फॉल्स तो नहीं है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा। सिस्टमेटिक जो असर्शन जो है वो सही है। क्या रीजनिंग इसका सही जवाब है? रीजनिंग फॉल्स तो नहीं है बेटा, तो सी भी नहीं होगा। तो क्या रीजनिंग इसका सही जवाब है? यस, रीजनिंग इसका सही एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 और एक असर्शन रीजनिंग। असर्शन है मेंबर ऑफ स्पीसीज ब्रीड ओनली विथ अदर ऑफ द सेम स्पीसीज। मेंबर ऑफ स्पीसीज, एक स्पीसीज का, सेम स्पीसीज का जो ऑर्गेनिज्म होती है वो दूसरे मेंबर के साथ, वही स्पीसीज के दूसरे मेंबर के साथ ब्रीड करती है। रीजन में क्या है, इन सम केसेस मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज में ऑल्सो ब्रीड प्रोड्यूसिंग स्टेराइल और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सोचिए और इसका आंसर क्या होगा मुझे बताइए, ठीक है। देखिए असर्शन सही है, रीजनिंग भी सही है, लेकिन असर्शन में जो स्टेटमेंट है उसका सही एक्सप्लेनेशन रीजनिंग में नहीं है, तो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका 24। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द इंडियन राइनोसोरस इज द नेचुरल इनहैबिटेंट ऑफ व्हिच वन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ये क्वेश्चन AIPMT मेंस में 2010 में आ चुका है, तो सोचिए कौन सा स्टेट में होगा। मैं आपको बोली थी कि बेटा NCERT जरूर अच्छे से पढ़ के आइए, है ना। NCERT एक ऐसा बुक है जो बेस क्रिएट करता है आपको। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ वीडियो लेक्चर पढ़ के पढ़ेंगे और क्लियर कर जाएंगे, पॉसिबल नहीं, आपको किताब भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो किताब पढ़ के आए हो वो लोग इसे जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का आंसर होगा आसाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो 25 का भी क्वेश्चन आप कर लिए हो। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये भी क्वेश्चन AIPMT मेंस 2011 में आ चुका है। Which one of the following aspects
is an exclusive characteristics of living organism. देखिए, isolated metabolic reaction occurs in vitro. In vitro का मतलब होता है outside the body, means in lab. Okay. B, increase in mass from inside only. Perception of events happening in the environment and their memory. Increase in mass by accumulation of material in both on surface as well as internally. एकदम से अच्छे से ये वाला पढ़िए और देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सोचिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोगों को पता है वही चीज 3 बार शायद ये क्वेश्चन में आया है कि इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मास है वो इनसाइड होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन बाहर नहीं होती है, अंदर ही होती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26 आई थिंक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, मुझे याद है, वो जो सही है उसको लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे अच्छे से पढ़ो, कंट्ररी ऑफ द रूल्स मतलब रूल्स के अगेंस्ट में है, वो आपको चूज करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नीट 1 2016 में आया था। ऑप्शन है बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, गलत। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सेकंड स्पीसीज, ये सही है। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड इटैलिक्स, ये भी सही है। और रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड, ये भी सही है। तो कंट्ररी कौन सा है, मतलब अगेंस्ट में कौन सा है, पहला वाला, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज में नहीं होता है, लैटिन लैंग्वेज में होती है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। सो क्वेश्चन नंबर 27 अप। देन क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है, ये भी नीट सेकेंड 2016 में आया हुआ था। स्टडी द 4 स्टेटमेंट A to D given below and select the 2 correct ones out of them. A, definition of biological species was given by Ernest Mayr, ये सही है, आप लोगों को पता है। B, photoperiod does not affect reproduction in plants, क्या photoperiod प्लांट के रिप्रोडक्शन में अफेक्ट नहीं करते हैं, ये और ज्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा मॉर्फोलॉजी में, लेकिन फिर भी चलिए। सी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. व्हिटेकर, ये तो गलत है। तो सी वाला जिसमें भी हो, मतलब ए एंड डी ऑप्शन तो गया, बचा बी एंड सी। डी वाला देख लेते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। अब 2 करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, सोचिए ए बी एंड डी में कौन सा ऑप्शन होगा सही, सोचिए सोचिए सोचिए, अच्छे से सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा सही। देखिए बेटा, जो बी ऑप्शन है, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट रिप्रोडक्शन में फोटो पीरियड मींस जो डे टाइम है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, डज नॉट अफेक्ट, ये नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट होगा इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। मतलब इसका मतलब देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि रिप्रोड्यूस करना, ऑफस्प्रिंग बनाना, ठीक है ना। तो आप कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जब वो सर्टेन लिमिट तक ग्रो कर जाता है ना, वो बीच में से नहीं तो जो बडिंग प्रोसेस है वो हो जाता है, नहीं तो बीच में वो फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना, मतलब कट जाते हैं दोनों पार्ट में और वो ऑफस्प्रिंग क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये जो ए एंड डी ऑप्शन सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 28 वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। 29, जीनस रिप्रेजेंट an individual plant or animal, a collection of plants or animal, group of closely related species of plants or animal, different kinds of organism and their classification। कौन सा आपको लगभग सही लग रहा है, बोलिए। हाँ, राइट आंसर मुझे पता आप लोग बोल रहे हो, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, और एनिमल्स, सॉरी। सो 29 क्वेश्चन खत्म। 30 and the last question of this class, the taxonomic unit phylum in the classification of animal is equivalent to which hierarchical level in the classification of plant। याद कीजिए, जब मैं लिखवा रही थी किंगडम फाइलम, मैं वहां पे बताई थी कि एनिमल में फाइलम वर्ड यूज होता है और प्लांट में कौन सा वर्ड यूज होता है, बताओ बताओ, डिवीजन, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बहुत अच्छा, मुझे पता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर कर पाए हो।
लेकिन मैं बार बार बता रही हूं, पहले एनसीईआरटी, फिर क्लास, फिर क्वेश्चन सॉल्व, तभी आप अच्छे से कर पाओगे, आपको याद भी रहेगी, है ना बच्चा। तो अच्छे से पढ़ो। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना फिर से नए नए क्लास पाने के लिए, और दोस्तों में शेयर भी करना कि वो लोग भी कर पाए, अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है ना। अपना ध्यान रखिएगा और सारांश चैनल में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको हमेशा क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, लेकिन क्लास आपको मैकिट एजुकेशन के चैनल में मिलेगी, ठीक है। तो हर दिन क्लास कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, तो आपका जो कितना पढ़े हो वो पता चलेगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, आधा घंटा है।